हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंश एंड लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंश एंड फैन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वंश एंड एफएफ्स। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जब विंग ने वांगजी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो वांगजी ने भी गुस्से में उसे अपनाने से मना कर दिया था, जिसके बाद विंग बिल्कुल ही अंदर से टूट चुका था। अब उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं थी। और कहते हैं ना, जब इंसान के बाद उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन वो जी नहीं पाता है। और यही विंग के साथ हुआ। उसने अपने साथ कुछ ऐसा कर लिया जिसके बाद से सभी की दुनिया बिल्कुल बदल गई। जब विंग ने उस ब्रिज से वो नीचे कूद गया, उसके बाद वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या गलती की है। मैडम यू को भी बहुत पछतावा था कि उन्होंने विंग के साथ ऐसा किया, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो जा चुका था। सबके लिए विंग अब इस दुनिया में नहीं था। यानली को बहुत टाइम लगा संभलने में, अपने आप को संभालने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि यानली सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई विंग से करती थी। वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया था। अब जब वो ही नहीं रहा तो यानली बहुत टूट चुकी थी अंदर से, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन उसके बाद उन्होंने मैडम यू से बहुत कम बातें की। वो बहुत ही कम वक्त के लिए अपने घर आती हैं और वापस चली जाती हैं। वो मैडम यू से बिल्कुल भी बातें नहीं करती हैं। उसके बाद जियांग चैंग ने भी मैडम यू का साथ छोड़ दिया और वो भी किसी से शादी करके अपने घर चला गया। उसके बाद बचे अंकल फेंगमियान, जिन्होंने मैडम यू से कुछ एक शब्द भी नहीं कहा विंग के जाने के बाद। और मैडम यू को उनकी वो चुप्पी ही उनके लिए सजा बन गई है। वो आज भी उनसे कुछ नहीं कहते। वो बस चुपचाप अपना काम करते हैं और कुछ भी नहीं। और मैडम यू को खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने विंग के साथ गलत किया, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। वो जा चुका था। सबके लिए विंग इस दुनिया में नहीं था। और सबसे बड़ा सदमा तो हमारे वांगजी को लगा, क्योंकि विंग के जाने के बाद से वांगजी बिल्कुल चेंज हो गया था। वो सबके सामने हंसी खुशी रहता, लेकिन जब भी वो अकेला होता वो अपने आप को उस रूम में बंद कर लेता अपने, और वी यिंग की फ़ोटोज़ के सामने बैठ जाता और उनसे पागलों की तरह बातें करता, जैसे मानो वी यिंग उसके सामने ही बैठा हो। लेकिन वहाँ वी यिंग नहीं था। वांग जी पूरी रात बैठ के पीता रहता और बस वी यिंग के साथ बातें करता रहता, जिसका उसकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वांग जी दिन ब दिन अपनी हेल्थ को ख़राब करते जा रहा था। और जो अंकल जैन चिरन हैं, वो वांगजी की इन हालतों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उन्होंने अंकल लैन चिरन ने सिचेन से बात की और कहा कि उसे वांगजी को समझाना चाहिए। पता नहीं क्या हुआ है उसे, वो इस तरह से क्यों हो गया है। वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, बस रात दिन उस रूम में रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। सिचेन ने वांगजी को समझाया। वो कुछ दिन तक ठीक रहा, फिर बाद में वो वैसे ही वापस से शुरू हो गया। किसी की बातों का भी वांगजी पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विंग तो अपनी एक प्यारी सी छोटी सी दुनिया में खुश था। उस दुनिया के अंदर उसकी लिटिल डॉटर थी और विंग था। वो अपनी उस प्यारी सी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। भले ही विंग खुश था, लेकिन वो अंदर से अपनी फैमिली को बहुत याद करता था, बहुत मिस करता था अपनी शेजे को। और जब भी उसे अपनी शेजे की याद आती वो अकेला रोने लगता। लेकिन फिर वो अपने डॉटर की तरफ देखता और फिर से स्माइल करता और फिर से अपनी लाइफ को जीने लगता। 8 साल बीत गए थे, वो अपनी फैमिली से नहीं मिला और शायद अब वो भूल भी चुका था बहुत चीज़ें। लेकिन अभी भी जब वांगजी को विंग याद करता है, वो अपनी डॉटर की तरफ देखता है जिसकी आंखें बिल्कुल वांगजी से मिलती हैं। फिर से उसे वही चेहरा नज़र आने लगता है। लेकिन विंग अब संभल चुका था, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था और बहुत संभल चुका था। वो पहले की तरह डरा सहमा नहीं रहता था। वो एक विंग अब एक बहुत बड़ी वेडिंग डिजाइनर कंपनी का मालिक था। सो यांग भी विंग के साथ ही रहता और सारा काम संभालता। विंग पूरी वेडिंग को डिजाइन करता, कैसे करना है कैसे नहीं करना है विंग सब डिसाइड करता। वो बहुत मैच्योर हो गया था, बड़ी बड़ी डीलिंग करने लगा था, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाया करता था, सभी के साथ अच्छी तरह बिहेव करने लगा था। वो पहले की तरह डरता नहीं था लोगों से।
अब उसने सब कुछ सीख लिया था, उसने डरना छोड़ दिया था। अपने अंदर वो चाहे कितना भी घबराई, वो किसी के सामने शो नहीं करता था। और दूसरी तरफ हमारा वीइंग जब अकेला होता तब बहुत बार वो अपनी फैमिली को याद कर लेता। लेकिन एक दिन जब वीइंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी शो यांग उसके पास आता है और बोलता है कि वीइंग, तुमने सोचा कि तुम इस बार फई को क्या गिफ्ट देने वाले हो? तो वीइंग ने कहा, हाँ मैंने सोचा है कि मुझे उसे क्या गिफ्ट देना है। तो शो यांग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी अब कितने साल की हो रही है? तो वीइंग कहता है, नहीं मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने उसे जन्म थोड़ी ना दिया है, मुझे थोड़ी ना पता होगा। तो शो यांग हंसता है और बोलता है कि सॉरी वीइंग, मैं मजाक कर रहा था। तो शो यांग बोलता है कि पता ही नहीं चला कब वो इतनी बड़ी हो गई। तो वीइंग कहता है, हाँ हो तो गई है वो, और बहुत स्मार्ट भी है। वो कहता है, हाँ स्मार्ट तो होगी, आखिर तुम जो इतने स्मार्ट हो। तो वीइंग कहता है कि मेरी तारीफ करके हो गया तो बोलो कि तुम क्यों आए हो? तो वो कहता है कि हाँ वीइंग, जो कंपनी हमसे एक बहुत बड़ी वेडिंग करवाना चाहती है वो तुमसे मिलना चाहती है। तो वीइंग बोलता है कि पर क्यों, हमने तो उनके साथ डील साइन कर ली है। तो शुया कहता है कि हाँ वीइंग, हमने उनके साथ डील फाइनल कर ली है, लेकिन वो पर्सनली चाहते हैं कि वो तुमसे आके मिलें। तो वीइंग कहता है कि ठीक है, मैं उनसे मिल लूँगा। तभी वीइंग की सेक्रेटरी लिली वहाँ आती हैं और बोलती हैं कि सर, आपको आपको मिस्टर नी से एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। तो वीइंग बोलता है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? तो वो सेक्रेटरी बोलती हैं कि सर, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अपने भाई की वेडिंग आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी वेडिंग जल्दी करवानी होगी, इसलिए वो अब आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। तो वे इनको सोचता है और बोलता है कि ठीक है लिली, मैं अभी आता हूँ, तुम कॉन्फ्रेंस रूम को तैयार करो। उसके बाद लिली वहाँ से चली जाती हैं। तो शू यंग बोलता है कि वी यंग, मैंने वो डील फाइनल कर दी है, मैंने ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की है। तो वी यंग कहता है कि कोई बात नहीं शू यंग, अब तुमने फाइनल कर दिया है तो करना ही पड़ेगा। तो शू यंग बोलता है कि ठीक है विंग, तुम संभाल लेना। तो विंग कहता है ठीक है मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। विंग उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता है। तब नी जो है वो बोलते हैं, ये मिंगजू विंग से बोलता है कि मैं पहले ये शादी अमेरिका में करवाना चाहता था, लेकिन मेरा भाई हमेशा से ही चाइना में रहा है और वो चाहता है कि उसकी शादी जो हो वो चाइना में ही हो, और ये एक बहुत ग्रैंड वेडिंग होने वाली है जिसमें ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कि तुम्हारी कंपनी इस वेडिंग को चाइना में अटेंड करे। जैसे ही विंग चाइना का नाम सुनता है वो फ्रीज हो जाता है। तभी उसकी सेक्रेटरी लिली विंग से बोलती हैं कि सर। तब विंग जाके अपने होश में आता है और बोलता है कि लेकिन आप तो ये अमेरिका में करवाना चाहते थे वेडिंग। तो नी मिंगजू बोलता है कि हाँ, लेकिन अब हमने प्लेस चेंज कर दिया है, मैं चाइना में मेरे ब्रो की वेडिंग करवाना चाहता हूँ। ये एक बहुत ग्रैंड वेडिंग होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि ये वेडिंग आप ही ऑर्गेनाइज़ करें और आप पर्सनली ही इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज़ करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 4 दिन बाद चाइना जाएं और वहीं सभी इंतज़ामों को करने लगें, क्योंकि ये ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। तो मैं इसमें कोई कमी नहीं चाहता हूँ। ऑलमोस्ट सारी कंपनी के लोग यहाँ आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जाएं और इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज़ करें। तो वी यंग बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन हमारी कंपनी जाकर कहीं दूसरी सिटी के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकती। तो नीमिंग जी बोलता है कि आप पहले ही डील साइन कर चुके हैं। लेकिन विंग बोलता है कि हाँ, हमने डील साइन ज़रूर की है, लेकिन हम कहीं जाकर वेडिंग को बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे। तो नीमिंग जो गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं कि आपने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है कि आपके आगे आने वाले बहुत सारे वेडिंग के जो ऑफ़र्स हैं वो चले जाएं। तो विंग बोलता है कि इन सब बातों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नी मिंगजू उनसे बोलते हैं कि देखिए, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता हूँ और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है अगर आप चाइना जाके पर्सनली इस वेडिंग को करवाएं तो वो कहता है कि ठीक है। विंग कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि ठीक है, मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। तो नी मिंगजू बोलते हैं कि ठीक है विंग, आप अपना टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप मुझे सुबह तक बता दीजिएगा कि आपका जवाब क्या है। तो विंग बोलता है कि ठीक है। उसके बाद पूरा दिन विंग इसी सोचने में लगा देता है कि उसे वहाँ जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद विंग अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी डॉटर
वहीं बैठी बैठी सोफे पर सो गई थी। विंग उसके पास जाता है, उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं चाइना जाना नहीं चाहता था, मैं कभी भी उस सिटी में वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे जाना होगा। तभी शो यांग वहाँ आता है और बोलता है कि कहाँ जाना है विंग। तो विंग बोलता है कि चाइना। तो शो यांग शौक होता है और बोलता है लेकिन क्यों। तो विंग कहता है कि वो डील अब जो हमने फाइनल की थी, वो चाहते हैं कि उनकी वेडिंग चाइना में हो। तो शो यांग बोलता है कि लेकिन विंग तुम वहाँ नहीं जाना चाहते। तो वो कहता है कि हाँ मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये डील बहुत ज़रूरी है शुयांग। तो वो बोलते हैं कि डील हमारे लिए ज़रूरी नहीं है विंग, तुम इम्पोर्टेंट हो। तो विंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और विंग अपने डॉटर को लेता है और उसे उसके रूम में लेके सुला देता है और उसे हक करके सो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वो वहाँ गया तो हो सकता है वो उन सब से दोबारा मिले। लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है कि नहीं, मैं अब उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। अगर मैंने उनमें से किसी को भी देखा तो शायद मैं अपने आप को फिर से वो सब करने से नहीं रोक पाऊँगा। उसके बाद विंग वहाँ से खड़ा होता है और खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और सब सोचने लगता है कि 8 साल पहले क्या हुआ। विंग वो सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। विंग वो सब चीज़ें याद करके बहुत दुखी हो गया था। तब इसके रूम में शोयांग आता है और बोलता है कि विंग तुम ठीक हो। तो विंग बोलता है कि हाँ शोयांग मैं ठीक हूँ। तो शोयांग बोलता है कि विंग अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ वहाँ। तो विंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी परवाह करते हो शोयांग, लेकिन आखिर मैं कब तक इन सब चीज़ों से भागता रहूँगा। मुझे इनका सामना करना ही होगा और इसकी वजह से मैं अपने बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं आने दूंगा। तो शोयांग बोलता है कि तुमने मन बना लिया है वहाँ जाने का। तो वो कहता है कि हाँ मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो शोयांग बोलता है कि लेकिन विंग तुम जानते हो कि फ़ई तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। अगर तुम वहाँ गई तो फ़ई तुम्हारे साथ जाने की ज़िद करेगी। तो विंग बोलता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। तो शोयांग बोलता है कि विंग तुम आखिर कब तक फ़ई से उसके डैड के बारे में। तो विंग सोचता है और बोलता है कि फ़ई बहुत समझदार है, वो जानती है, मैंने उसे बता दिया था बहुत पहले ही कि उसके डैड नहीं हैं, वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो विंग बोलता है शोयांग तुमने मुझसे कभी पूछा नहीं कि फ़ई का डैड कौन है। तो शोयांग बोलता है कि मैं उस इंसान के बारे में नहीं जानना चाहता विंग, जिस इंसान ने तुम्हें इतना पेन दिया, तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, मैं नहीं जानना चाहता कि वो कौन था। मैं इसलिए भी नहीं जानना चाहता कि अगर वो किसी दिन मेरे सामने आ गया तो कहीं मैं उसे मार ही न डालूं। तो विंग हंसता है और बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानना भी नहीं चाहता विंग। तो विंग बोलता है ठीक है शोयांग। उसके बाद शोयांग वहाँ से चला जाता है और विंग फिर से अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है। विंग बोलता है कि फ़ई मैं नहीं चाहता कि तुम इंसान से कभी मिलो जिसने तुम्हें तो अपनाने से ही मना कर दिया, और शायद अब तो उसकी वेडिंग भी हो गई होगी, उसके खुद के बेबी होंगे, तो वो अब हमें याद भी नहीं रख रहा होगा। उसने पहले ही मुझे कह दिया था कि न जाने मैंने तो शायद किसी और के साथ भी नाइट स्पेंड की होगी। वो मुझे कभी नहीं अपनाना चाहता था। तो अब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है फ़ई। और मैं नहीं जानता फ़ई कि अगर वो कभी मेरे सामने आया तो मैं क्या करूँगा और क्या नहीं। मैं अब नहीं चाहता कि ज़िंदगी में वो इंसान कभी मेरे सामने भी आए। यही विंग बोलकर अपनी बेटी के पास वापस जाता है और उसे हक करके सो जाता है उसके पास। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।